तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। क्या आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे जो इसका चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर को मतलब हम सोच चाहेंगे कि आज एक वीडियो में ख़त्म हो जाए या 1 से 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं विज्ञान के बारे में। क्या कि विज्ञान के बारे में आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चों छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। बताया जाता होगा कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उतना से काम चलने वाला नहीं है। चलिए तो पहले हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट है आपका कि विज्ञान। तो विज्ञान कैसे बना है? विज्ञान 2 शब्द से बना है, बी प्लस क्या ज्ञान। ठीक है, विज्ञान। बी मतलब होता है विशेष। क्या होता है? बी मतलब होता है विशेष। ज्ञान मतलब ज्ञान हो गया, ये कह सकते हैं कि जानना होता है। सब लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे जो भी क्लास 9th के हैं। और फुल्ली हम NCERT इसलिए पढ़ा रहे हैं, NCERT इसलिए पढ़ा रहे हैं हम क्योंकि जो बच्चे क्लास 9th के होते हैं उन बच्चों को क्लास 9th में NCERT समझ में नहीं आता है और उनको दूसरा बुक पढ़ाया जाता है। इसलिए हम NCERT बुक को फॉलो करेंगे, फुली NCERT पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। लिखिए पहले आप लोग कि विज्ञान कैसे, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान। इसी लोग कहते हैं कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसको भी लिख सकते हैं। या अब इसका इंग्लिश होता है, विज्ञान का जो इंग्लिश होता है, विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वो होता है आपको साइंस। इसको लिख लिया होंगे आप, निकाल देते हैं इसको। विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? साइंस। साइंस। विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस। अब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है सिंसिया, SCIENTIA, सिंटिया, या इसी को लिखता है लो सिंसिया। क्या लिखता है लो? सिंसिया या सिंटिया, इसी को हिंदी में सिंटिया। आपको भी सिंसिया लिखता है, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना है, इस जो लैटिन शब्द है सिंटिया, इसी से इसका क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है, सिंटिया। सिंटिया, ठीक है, सिंटिया से उत्पत्ति हुआ है साइंस शब्द को। इसको लिखिए आप। तो पहले आप लिखिए होंगे विज्ञान, विज्ञान के बारे में 20 प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। अब लिखिए कि विज्ञान का इंग्लिश साइंस होता है और इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, क्या लिखिए आप लोग कि जो साइंस होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है, सिंटिया से हुई है। लिख लीजिए। और जो सिंटिया होता है, इस सिंटिया का मतलब होता है जानना। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। जो भी बच्चे हैं सब लिखते चलेंगे, अरे उनको क्लियर होगा, ऐसा क्लियर नहीं हो पाएगा। आप इसको लिख लिए होंगे। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। क्लियर? इसको बैठा देते हैं। और एक आप अगले पेज पर एक बढ़िया से भाषा लिख लीजिए, इससे परिभाषा लिख लीजिए कि साइंस कहते किसे हैं। पहले तो जानते ही हैं कि विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन तो अभी जान लेंगे। इसको आप तीसरी क्लास में है वहाँ बोलेंगे तो ये सही रहेगा। लिखिए इसका भी परिभाषा। किसका परिभाषा? तो विज्ञान की तरह से देख रहे हैं। लिखिए प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित, प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको लिखते रहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। लिख लिया इसको। और वैसे क्या होगा विज्ञान का या साइंस का? कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध, या उसमें और भी जोड़ सकते हैं कि सुव्यवस्थित। क्रमबद्ध यहाँ ये जोड़ लीजिए, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये NCERT इसलिए चला रहा है, इसीलिए कि जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनको NCERT पढ़ने में दिक्कत होता है और उनको दिक्कत नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में ही जान रहे हैं। तो इसको आप लिख लिए होंगे। जहाँ तक आगे अगला कुछ यही है परिभाषा की प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या क्रमबद्ध ज्ञान को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जान लेते हैं हम। एक नोट देके लिखिएगा, एक नोट देके लिखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सुन लीजिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। 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 लिख लिए होंगे। अब हम चलेंगे अपने अध्याय पर। क्या? अब चलेंगे हम लोग अध्याय पर। अध्याय में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है।
जो आपका अध्याय है, आपका अध्याय जो एक है, एक आपका अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ, यानी मेनली हमको जानना है इस पदार्थ के बारे में। इस चैप्टर में पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसे कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है, भौतिक आधार पर कैसे बांटते हैं, रासायनिक आधार पर कैसे बांटते हैं। जो भौतिक आधार है उसके आधार पर बांटेंगे तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, और चैप्टर 2 में हम लोग रासायनिक आधार पर बांटेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले देख लेते हैं पदार्थ का वर्गीकरण कैसे हुआ है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण जो हम लोग बांटते हैं इसमें आपको आता है ठोस, द्रव और गैस आता है। और दो जो अवस्थाएं हैं उसको ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना ही पढ़ना अभी यहाँ, इतने लिखने जवाब कम नीचे, और इसके बाद जब दिखवा देंगे आगे आपको कि उसकी चौथी अवस्था क्या है, पांचवी अवस्था क्या है। और जो रासायनिक आधार बांटते हैं इसमें आता है आपको शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, और इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ का जाएगा ना ये मिश्रण। इतना सब आपको समझ में आ रहा होगा कि पदार्थ को दो भागों में बांटे, भौतिक आधार पर वर्गीकरण किए और रासायनिक आधार पर किए। देखिए ठोस का वर्गीकरण होता है, ठोस का वर्गीकरण क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय होता है, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है ठोस अवस्था, तो वहाँ पढ़ना है। यहाँ इतना ही जान लेते हैं कि यहाँ पे कि जो भौतिक अवस्था उसको ठोस को पदार्थ को 3 भागों में बांटेंगे, ठोस, द्रव, गैस, एक दो और भी है, तो मुख्यतः में 3 ही आते हैं। इस तरह का दो और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध पदार्थ है इसको 2 भागों में बांटे हैं। आपको बताए कि इस तीनों के बारे में ही हमको जानना है अध्याय 1 में, और इस जो बारे बता रहे हैं इसको हमको जानना है अध्याय 2 में। तो शुद्ध पदार्थ को बांटते हैं हम लोग, एक बांटते हैं तत्वों में और दूसरा बांटते हैं यौगिक में। ठीक है, और इस तत्व को बांटते हैं 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, यौगिक को भी बांटते हैं 2 भाग में। 1 नंबर में कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इसको भी बांटते हैं 2 भाग में। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है खाली और लगा देना है और आई देना है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो ये हो गया वर्गीकरण आपका। इसमें मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ को बांट दिए 2 भाग में, और उसको भाग दिए, इसको 3 भाग में, इसको 2 भाग में। ठीक है, और जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है इसको ही बांट देते हैं, मतलब मिश्रण होता है। आप सुने होंगे क्लास 9 में, मिलना ही होगा, चाहे पहले मिला होगा कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इसको बांटते हैं 2 भाग में। जो मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, इसको बांटते हैं 2 भाग में, समांगी मिश्रण। आप नीचे लिखिएगा, जवाब नहीं हमारे पास यहाँ लिखा है, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये दोनों हो गया इसका। आशा करते हैं आप लिखते चलिएगा, कॉपी में आप लिखते चलिए, कॉपी में क्या करिए कि आप इसको लिखते चलिए। ठीक है, इसको बांट दिए पदार्थ को 2 भाग में, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण कर दिए। इसमें ठोस हो गया, इसमें ठोस, द्रव, गैस हो गया। इसमें रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में आ गया 2 तत्व, यौगिक। इसको बांट दिए 3 भाग में, यौगिक को बांट दिए 2 भाग में, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन के दोनों यौगिक आते हैं, और कार्बन के अलावा जितने यौगिक उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये शुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इसे बांटते हैं। मिश्रण को बांट दिए 2 भाग में, मिश्रण, समांगी मिश्रण और क्या विषमांगी मिश्रण। इतना आपको क्लियर हो गया होगा और समझते कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं क्या दें कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे तक देखिए। अब देखिए पदार्थ की परिभाषा। मेटल लिखिए, हम बोलते हैं, आपको लिख लीजिए। हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं, जिनमें द्रव्यमान होता है, हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान गिरती है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ लिख लिया परिभाषा, या बैठ के आप लिख लेंगे कि मतलब कि हमारे चारों ओर वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है
तथा वह कुछ स्थान घेरे, चाहे जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ होने के लिए आप में जो भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान प्लस उसको स्थान घेरना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। क्लियर? या आप लिख सकते हैं याद करके कि पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। इसको लिख लीजिए या करके। एक आप वैसा लिख लिए ऊपर, दूसरा वैसा लिख लीजिए पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है। इसको लिख लिए होंगे। अब आपके आसपास जो भी वस्तु देख रहे होंगे उसमें देखिए एग्जाम्पल लिखिए, टेबल, और आप लिख लीजिए पक्षी, कपड़ा। मतलब आप जो भी देख रहे हैं अपने बगल में आसपास में सबको लिख लीजिए। हम इतने लिखते हैं, टेबल, कुर्सी, कपड़ा, बेंच, सब आप लिख लीजिएगा इसी से। हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। टेबल, हवा, कुर्सी, टेबल, आम, जो भी हवा, जो भी लिखना लिखिए, सब पदार्थ में आएंगे। कुर्सी, बेंच, बल्ब। अब हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ कौन कौन नहीं है। पदार्थ नहीं, अभी तो हम जान लिए कि पदार्थ क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होगा, इसमें भार होगा, उसको अच्छा जिसमें आकार होगा, जो स्थान घेरता होगा, उसको हम लोग कह दिए पदार्थ। अब पदार्थ क्या क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। आप बताइए अपने मन से कैसे कमेंट करेंगे कि पदार्थ क्या क्या नहीं है। चलिए हम बता देते हैं कि आप जैसे जानते हैं ऊष्मा, ऊष्मा, प्रेम, दर्द, खुशी, आगे और देख लीजिए, ऊष्मा, प्रेम, दर्द, खुशी, ETC, ये जो है आपको पदार्थ में नहीं आते हैं। और कुछ मिलेगा आपको पदार्थ में नहीं आते हैं। निर्वात भी कह सकते हैं, यहाँ निर्वात भी डाल दीजिए, ETC, यानी कि ये जो है आपको जानने की पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या से कोई पूछ देती ऐसा चीज़ बताओ कि जो पदार्थ नहीं है। तो आपका पदार्थ ऊष्मा हो गया, प्रेम हो गया, दर्द हो गया, खुशी, मतलब आप इमोशन नहीं कहते हैं, उसमें बता सकते हैं, तो आपका क्या है, वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, दुख, प्रेम, दर्द, दुख भी सकते हैं इसमें। हो गया। अब देखिए अगला नोट पॉइंट देखिए, भारत और प्राचीन, भारत और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। इसको लिख लीजिए। मतलब भारत और यूनान के प्राचीन दार्शनिक जो होते थे, उन्होंने जो पदार्थ का वर्गीकरण किया था वो 5 भागों में किया था। वो कौन कौन था, आइए उसको देख लेते हैं कौन कौन था। मतलब कैसे कैसे लोग बांटे थे। पहले के लोग थे, पहले के भारत के और यूनान के जो लोग थे, उसको क्या मतलब 5 भागों में बांटे थे। वो 5 भाग कौन कौन था। एक नंबर लिखिए, वायु में बांट दिए थे। कह रहे हैं वायु, पृथ्वी, उसके बाद अग्नि मतलब आग, उसके बाद आपको था जल और आकाश। मतलब वो जो पहले के लोग थे, भारत और यूनान के प्राचीन लोग थे, वो कह रहे हैं कि पदार्थ होता है, इसको 5 भाग में बांटे थे। एक कहे थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के, मतलब आकाश के रूप में बांटे थे वो लोग। ठीक है, कितना हो गया, इतना लिख लिए होंगे। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। अब जानते हैं पदार्थ के गुण। अगला स्टार्ट।
तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, पदार्थ कणों से बना होता है। आप लिखेंगे पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ कणों से बना होता है। उसमें लिखेंगे यह संतत नहीं है, यह सतत नहीं है, यह सतत नहीं है मतलब लगातार नहीं है। पहला पॉइंट में लिखे कि पदार्थ कणों से बना होता है, उसी में यह सतत नहीं है, सतत सतत। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इसको लिख लिए होंगे। देखिए पहला लिखे थे कि पदार्थ के जो पदार्थ होता है वो कणों से बना होता है, उसी में लिखे थे कि यह सतत नहीं है मतलब लगातार नहीं है, कुछ गैप हो सकता है उसमें। दूसरा पॉइंट लिखे कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। लिखिए इसको तीसरा पॉइंट। लिख लिए। जो पदार्थ के तीसरा पॉइंट है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। जब गति करेंगे, मान लो कोई जो भी वस्तु होगा, जो भी कोई भी हो, मान लो कोई मनुष्य ही है, अगर उसके पास ऊर्जा नहीं है, उसके पास ऊर्जा अगर नहीं है तो गति कर पाएगा। ऊर्जा के लिए खाना खाएगा तब आएगा, वो एनर्जी आ गया, उसके बाद चलेगा। इसीलिए और हम कह रहे हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास क्या गतिज ऊर्जा होगी, तभी क्या कर रहे होंगे, वो गति कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला। अब 3 पॉइंट हो गया आपको, एक पहला लिखे, दूसरा और क्या तीसरा। अब यह पॉइंट लिख लिए। अब एक आप नोट लिखिए, क्या लिखिए, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या, नोट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, जो भी नोट लिखवाया जाएगा, सर्वप्रथम लिखवाया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लिखिए नोट पॉइंट। ताप बढ़ने से, नोट, ताप या तापमान, जो भी लिखिए, ताप या तापमान, ताप या तापमान बढ़ने से, ताप या तापमान बढ़ने से, बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इसको लिख लीजिए, नीचे वाले पॉइंट को मिटा देते हैं। क्या लिखिए अगला पॉइंट, नोट। अगला नोट यह है कि जब आप किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कण क्या होंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, मतलब क्यों क्या होंगे, उनकी गति बढ़ जाएगी। तो गति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। तो गति यहाँ पे समानुपाती है गति ऊर्जा के। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच कुछ कणों खाली करते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी रिक्त स्थान को हम लोग इस तरह कह देते हैं, रिक्त स्थान या अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान। अंतरा अनुक स्थान मतलब दो अणुओं के बीच के गैप को स्थान कह दिए। तो इसको लिख लीजिए, इसको छोड़ लेंगे इसको कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है,
रिक्त स्थान या दोनों बात लिखी हुआ, रिक्त स्थान कहिए या अंतरानुक स्थान कहिए। लिखिए पहले। लिख लिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। आप जब देखते हैं कॉफ़ी या चाय, जो भी चीज़ आप बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि जब आप कॉफ़ी या चाय में जब क्या करते हैं, आप चीनी जब मिलाते हैं, जब चीनी या नमक डालते हैं, तो क्या होता है, जब पूरी तरह से उसको घोल देते हैं, तो आप उसको अलग करें तो फिर वो अलग नहीं होगा। यानी कि जो गैप था, उस गैप में क्या हो गया, वो जाके समा गया। मतलब जो चीनी के कण थे या जो आपके नमक के कण थे, जो आपने पानी में डाला, चानी या दूध में डाला, तो उस दूध में गैप है। क्या है? गैप है। उस गैप में क्या हुआ, वो चीनी का जो हो गया, पूरी तरह से मिल गया, उसमें बैठ गया। इस कारण से क्या आपको पता लग गया कि उसमें क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया होगा कि पदार्थ के कोनों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान या अंतरानुक स्थान बात एक ही है। अब इसको लिख लेंगे। यहाँ से व्यक्ति पूछता है कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में, पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, इसमें ठोस द्रव गैस पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण में, उसमें पूछता है कि जो ठोस द्रव गैस है उसमें किसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। एक पूछता है रिक्त स्थान वाला, एक पूछता है अंतरानुक स्थान कहेगा या रिक्त स्थान कहेगा, एक पूछता है आकर्षण बल वाला। जो भी नहीं लिखा है आपको, चौथा पॉइंट वही है। चौथा पॉइंट लिखिए आप अपनी। चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट, कौन पॉइंट? पाँचवा पॉइंट लिखिए। देखिए पदार्थ के कोनों के बीच, पदार्थ के कोनों के बीच, पदार्थ के कोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। या इसी को बहुत लोग कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, पदार्थ के एक कण दूसरे कण के बीच क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। या इसी आकर्षण बल को आकर्षण बल या अंतरानुक आकर्षण बल भी कहते हैं। हम चाहते हैं आपको कुछ भी दे और आप समझ में आपको आ जाए। आकर्षण बल कहे चाहे अंतरानुक आकर्षण बल कहे, बात एक ही है। इसको लिख लीजिए। पदार्थ के कोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। हो गया। अब लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिख रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है, अब पदार्थ के बारे में हो गया। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। आपको बताए थे कि हम लोग भौतिक आधार पर वर्गीकृत किए हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो लिखिए अगला स्टार्ट देखो। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं हम बोलते हैं, आप लोग लिखिए। आगे लिखेंगे आगे। भौतिक रूप से पदार्थ को, भौतिक रूप से पदार्थ को, भौतिक रूप से पदार्थ को मुख्यतः, भौतिक रूप से पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। लिख लिए होंगे। पदार्थ को भौतिक आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। उसमें पहला आपका है ठोस, दूसरा है द्रव और आपका तीसरा है गैस। ठीक है। इसके अलावा आप नोट देकर लिखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था। अगला नोट इसका आंसर लिखिए प्लाज्मा। कोई पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो आपका हो गया प्लाज्मा। आगे पूछेगा पदार्थ की पांचवी अवस्था। आप लोग कमेंट करेंगे, जो जानते होंगे कमेंट करेंगे, जो नहीं जानते होंगे सीख लेंगे। ठीक है। क्या होता है, किसका होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन, बोस-आइंस्टाइन, चाहे आइंस्टीन कर दीजिए, आइंस्टीन कंडेंसेट, 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 बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था। मतलब मेनली हमको ये तीनों अवस्था पढ़ना है अपने बुक में, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? इसको जल्दी से लिखिए, सीधे मारिए। हो गया होगा, लिखेंगे आप पहला स्टार्ट अगला। इसमें अब जानेंगे हम लोग ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है।
अवस्था, इसमें पहला लिखिए, ठोस अवस्था में पहला, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। यही मेन पहला पॉइंट यही है, और इसी को सबको बोलना, ध्यान रखना है। कोई पूछ दिया कि कैसे पहचानोगे कि कौन ठोस है कौन द्रव है, तो पहला दिमाग लगाना कि ठोस हुआ होता है जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मेन पॉइंट पहले यही अपनाना है। अगर पूछ देगा कि ठोस के बारे में बताना है कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इनकी संपीड्यता, इनकी संपीड्यता, इनकी संपीड्यता न के बराबर होती है, न के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनकी स्पष्ट सीमाएं, स्पष्ट सीमाएं होती है। अब ये पॉइंट क्या है, इसके बारे में समझाएंगे, एग्जांपल लेंगे तो। एक और ध्यान लिख लीजिए, एक और आप लिख लीजिए, हो गया। इसका आकार आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसकी संपीड्यता न के बराबर होती है, इनकी स्पष्ट सीमाएं होती है। स्पष्ट की जगह निश्चित भी कर सकते हैं, या कर लीजिए निश्चित, निश्चित या स्पष्ट दोनों लिख लीजिए, हो गया। अगला लिखेंगे इसमें, अगला, इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बहने का गुण नहीं होता है। इतना काफ़ी अगर बता देते हैं आपको मेनली यही फर्स्ट वाला बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि ठोस अवस्था के लिए पहला बहुत जरूरी। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, आगे लिखेंगे। इतना पॉइंट आप समझाते हैं आपको ये पॉइंट, ये कहने का मतलब क्या, स्पष्ट सीमाएं कहने का मतलब क्या। अब आप बताएंगे कि रबर क्या है, रबर ठोस है कि क्या है, कि द्रव है कि गैस है, क्या है रबर। एग्जाम्पल में, रबर, स्पंज, ईंट, टेबल, इटीसी। आप बताइए इस दोनों बारे में, स्पंज के बारे में, कि स्पंज और रबर। अब कहेंगे स्पंज ठोस कैसे है, कि उसको हम दबा देते हैं, और कहेंगे रबर, रबर को हम लोग लगा देते हैं, फिर ठोस कैसे हुआ। तो इसका एक यही गुण है कि इसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसके अगर अधिक करेंगे तो टूट जाएगा। स्पंज कब दबेगा, जब स्पंज के अंदर हवा भरा रहेगा तभी दबेगा, यानी जब उसको छोड़ देंगे फिर तो फिर फूल जाता है ना। इस कारण से जो स्पंज होता है, जो रबर होता है, ये आपको ठोस में आते हैं, ठीक है। मैं लिख लिए होंगे। अब एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट क्या है, तो आपको लिखवाए कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, लिखवाए ना। तो उसी को नोट के रूप में आपको लिखना है। यहाँ पे वह नहीं है, लेकिन ठोस अवस्था के बारे में जानना है, नोट देकर। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। बताइए, जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो कौन कैसे गति कर रहे होंगे, कौन बहुत धीमा गति कर रहे होंगे, गतिज ऊर्जा कम होती है इसलिए क्योंकि कणों की गति कम होती है। मतलब गति न बराबर करते हैं कौन, इसलिए तो गति जब कम होगी, जब गति जब कम होगी तो गति भी कम होगा उसका। आप बताए थे कि गति कब अधिक होगा, गति कब अधिक था, जब गति अधिक था तो गति ऊर्जा अधिक होगी। अगर ये अधिक होगा तो ये अधिक होगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। सुन लीजिए, देखिए आज ठोस अवस्था करते हैं, आगे हम लोग द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में आगे जानेंगे हम लोग, ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ध्यान देते हैं आगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं, मतलब सीनियर देख रहे हैं, तो छोटे बच्चे जो 9th 10th में उनको शेयर करेंगे, और जो 9th 10th के बच्चे देख रहे हैं वो खुद अपना देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए, जय हिंद।